लाल वाला। नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि रतनपुरा जगह है, प्रखंड कार्यालय जनअधिकार पार्टी का है। जनअधिकार पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मुन्ना खान जो इस वक्त नामांकन करने के बाद वो जनसंपर्क में भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं और लोगों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। उनसे बात करेंगे कि वो दरभंगा के हायाघाट में वो क्या उद्देश्य लेकर आए हैं और हायाघाट के लिए कैसे वो तस्वीर बदलेंगे, क्या करेंगे, क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में उनसे जानेंगे। देखते रहिए भारत जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नामांकन के समय बैलगाड़ी से जाने का उद्देश्य और इतनी बड़ी संख्या में आपके साथ लोग जुलूस में थे, क्या? सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि बैलगाड़ी से जाने का उद्देश्य ये था कि बिहार में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो बोल वचन किया जा रहा है कि बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, विकास कहीं नहीं हुआ। आप हायाघाट क्षेत्र को घूम लीजिए, ये 34 किलोमीटर के रेडियस में आपको 4 किलोमीटर ही रोड कहीं पर सही मिल जाए तो समझिए बहुत बड़ी बात होगी। यही जो है 15 साल की उपलब्धि हमको लगेगा कि हो गई। लेकिन आपको कहीं भी आधा किलोमीटर रोड आपको कहीं सही नहीं मिलेगा। अगर कोई बीमार पड़ता है तो इलाज के लिए कैसे हेडक्वार्टर तक पहुंचेगा, डीएमसीएच तक, ये सोचते ही रोंगटा खड़ा हो जाता है। और जहाँ तक भीड़ ले जाने की बात है, वो भीड़ नहीं था, वो लोगों का स्नेह था, प्यार था मेरे साथ। एक विश्वास था कि युवा है, युवा चेहरा है। पप्पू यादव ने जो काम किया है और पप्पू यादव ने जो अपना डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के साथ जो इन्होंने अपने जो गठबंधन किया है, उस विश्वास को उन्होंने बताया है और मेरे साथ जाकर वहाँ तक पहुँचकर मुझे नामांकन करवाया। मैं इसके लिए उनका हायाघाट 84 की जनता का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मुन्ना जी, सबसे बड़ी बात बता दें कि हायाघाट में इस वक्त जो उम्मीदवारों की लिस्ट है काफ़ी लंबी है और निर्दलीय उम्मीदवार भी काफ़ी हैं। और खासकर पार्टी की बात करें तो मेन भोला यादव जो बहादुरपुर से विधायक भी थे पूर्व और अभी इस वक्त उनको टिकट दिया है हायाघाट से, और जो रामचंद्र प्रसाद हैं वो भी, ये सभी लोग आपके सामने होंगे। कैसे इन सभी लोगों को चुनौती देंगे आप? सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, उम्मीदवार ये देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई भी वोटर नामांकन कर सकता है, अपना विचार रख सकता है, और अगर उस विचार से लोग प्रभावित होते हैं, उसकी जो शपथ पर उससे उस पर विश्वास करते हैं, तो लोग उसको वोट करेंगे। जितने लोग भी खड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि वो हायाघाट बदलने की कोशिश करते हैं और वो हायाघाट बदलने के लिए ही आए हैं। अब क्या है, बड़ी पार्टियां के लोग जिस पर लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि 15 साल पहले देख लीजिए और फिर 15 साल बाद का देखिए, दोनों चचा भतीजा का जो हम लोग देख रहे हैं, इस पूरे रीजन के अंदर में कहीं पर भी हायाघाट का विकास नहीं हुआ है। जो कल कारखाना बंद था वैसे ही का वैसे ही बंद पड़ा हुआ। जबकि नीतीश जी ने कहा था कि हम यहाँ की चिमनी से धुआं देखना चाहते हैं। हुआ क्या, जो उद्योग लगा हुआ था, जो मिल था, उसका धुआं निकल गया, लेकिन चिमनी से धुआं नहीं निकला। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि बाढ़ से मुक्ति हो जाएगा पूरे बिहार का, आज तक मुक्ति नहीं दिला सके और बाढ़ के कारण यहाँ के लोग परेशान रहते हैं। साल में 6 महीना परेशान रहते हैं अपने सामान को बचाने में, अपने आप को बचाने में। कभी किसी का बच्चा दह जाता है, कभी किसी का घर दह जाता है, कभी किसी का पूरा सारा कागजात दह जाता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार आने के पहले तो सारी बात कहती है कि सारी जितनी बातें उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं करती है। ये धोखा है, बिहार बचा लो मौका है। खेती गृहस्थी करने वाले लोग हायाघाट में जाता है, कोई सब्जी करता है, कोई धान की खेती करता है, तो ऐसे करके अपना जीवन यापन कर रहा है। रोजगार की समस्या काफ़ी बड़ी है। अशोक पेपर मिल के नाम पर राजनीति ही राजनीति चलता है, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हो पाया। तो क्या आपने मतलब ये किया? देखिए, अशोक पेपर मिल को इन लोगों ने राजनीति का हॉट केक बना लिया, मगर उस पर काम नहीं करना चाहा। अगर काम करना चाहते तो यहाँ पर उद्योग पुनः स्टार्ट हो जाता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जो कोशिश होगी कि जो बिहार से, जो हायाघाट से मजदूर जो पलायन करते हैं, उनको यहाँ रोककर यहीं रोजगार दिया जाए। रोजगार कैसे नहीं होगा? धान हमारे पास, मखान हमारे पास, पान हमारे पास, दलहन हमारे पास, गेहूँ हमारे पास। ये बाढ़ जो आता है, जो अपने साथ नई ऊर्जा मिट्टी लेके आता है, उसको अगर सुचारू रूप से अगर कि हम लोग इसको अच्छे से अपनी तरफ सदुपयोग कर ले, तो
कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा रोज़गार यहीं मिलेगा। ना कहीं मजदूर प्लान करेगा, ना कोई जो नौजवान होगा वो बेरोजगार होगा, सबको रोज़गार मिलेगा। नदी को जो है, नदी की उगाही की जाए, गाद जो पूरा जमा हो गया वो होता चला आया है 70-80 सालों से, आज तक नदी का गहरीकरण नहीं किया गया। गहरीकरण हो जाएगा तो जो यहाँ से मजदूर प्लान करते हैं उनको परमानेंट यहाँ पर 365 दिन रोजगार मिलेगा, उनको 365 दिन का रोजगार मिलेगा और कभी बाढ़ भी नहीं आएगा। और राजनीतिक पार्टियां पप्पू यादव को गिनती नहीं कर रहे हैं, इस चुनाव में भी कह रहे हैं कि ये कहीं भी आ नहीं रहे हैं, तो इन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? सर ये लोग हवा में घूम रहे हैं, आप देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए। मैं बड़ी बोली नहीं बोलता हूँ। जनता बदलाव चाह रही है, जनता पार्टी को नहीं, जनता एक व्यक्ति को वोट करना चाह रही है, वैसे व्यक्ति को वोट करना चाह रही है जो उसके बीच में रह के काम कर रहे हैं, जो उनके सुख दुख में उनके पास होते हैं, जो कोरोना में उनके साथ थे, जो बाढ़ में उनके साथ थे, जो चिमकी बुखार में उनके साथ थे। ऐसा नहीं कि एसी में सो रहे थे। एक पप्पू यादव ही सिर्फ ऐसा था जो हर वक्त गरीब मजदूर कि किसानों के साथ रहा और उनकी हक हकूक़ की लड़ाई के लिए सड़क पर डंडे खाए हैं। अरे आप हायाघाट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो क्या सोचा है आपने? सर 2 चीज़ सही हो गया ना तो बिहार 1 नंबर हो जाएगा अपने आप। पहला अपराध मुक्त, दूसरा स्वास्थ्य, शिक्षा। जब आप अच्छा हेल्थ रहेगा तब ना शिक्षा का सोचिएगा। यहाँ तो मार देता है लोगों को, यहाँ तो डॉक्टर्स जो है कमीशन ले लेके मार देते हैं, ज़मीन तक बेचना पड़ता है लोगों को अपने आप को बचाने के लिए। वो क्या अपने बच्चे को पढ़ाएगा? एक गार्जियन जब बीमार पड़ता है तो वो ज़्यादा और परेशान हो जाता है कि पता नहीं, जहाँ पर 100 रुपया खर्चा होना है उसका 1000 रुपया खर्च हो जाता है, और वो बेचारा जब ठीक नहीं हो पाता है वो अपने आप को मारना उचित समझता है कि कहीं हम सारा पैसा अगर मेरी बीमारी में खर्चा हो गया तो मेरी बीबी को कौन खिलाएगा, मेरे बच्चे को कौन पढ़ाएगा? सर इस दर्द को कोई समझता नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं जनता से अपील करता हूँ, इस दर्द को समझिए। आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं 500-1000 रुपये फीस लेता है, सुबह से लेके शाम तक बैठालता है यार आपको, और आपको वहाँ के दलाल आपके पीछे पड़ जाते हैं। एक्सरे की ज़रूरत नहीं, एक्सरे करवा देता है, जांच की ज़रूरत नहीं, जांच करवाता है, अल्ट्रासाउंड तो आजकल आम हो गया है। आप भी एक डॉक्टर हैं सर, मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ सर, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए सारी बात बता रहा हूँ कि दलालों का अड्डा हो गया है और हर डॉक्टर दलाल रखता है। नहीं रहेगा तो कोई अच्छे डॉक्टर का नहीं चलेगा। जो अच्छे डॉक्टर हैं आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो आज आके बैठा है उसके साथ देख लीजिए क्या हो रहा है। मेरी सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर को भी समझने की ज़रूरत है, कि डॉक्टर नहीं समझेंगे, वो समझते नहीं हैं। जब वो ओथ लेते हैं तो वो ओथ में होता है कि गरीबों का सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि जो गरीब जनता जब समझने लगेगी, जब एजुकेटेड हो जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आप एक ही कंपनी की 2-2 दवा लिख रहे हैं, एक ही कंपोजिशन की 2-2 दवा लिख रहे हैं। सर ये क्या है? गरीब जनता के साथ धोखा ही है, उससे उसकी जान जाएगी, जान बचेगी नहीं। मुन्ना जी चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्षेत्र में क्या कमी है इस वक्त? इस वक्त सबसे बड़ी कमी जो है यहाँ रोड की कमी है। रोड कहीं नहीं सुचारू रूप से, अगर कोई बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल कैसे जाएगा? सोशल मीडिया पर जो विधायक थे मौजूदा, उन्होंने लगातार लिखा कि हमने किसी सड़क को छोड़ा नहीं है। जनता को भी पूछा गया तो जनता क्यों नहीं बता रही है? मतलब जनता को भी पूछा कि हमने काम कर लिया है, तो जनता को बताना चाहिए कि भाई आपने काम नहीं किया है। तो क्या लग रहा है, काम हुआ? सर धरातल पर जाके देखिए आप, बहुत सारा मैं आपको बोलिएगा तो मैं विजुअल भेजूंगा। कहीं पर तो ये है कि पैदल चलने का रास्ता नहीं है सर, अभी भी पैदल चलने का रास्ता नहीं है। और बड़ी आबादी है, ये नहीं छोटी आबादी है, वहाँ पर कम से कम 6 से 7 हज़ार की आबादी है उस गांव की, लेकिन वहाँ पर आज भी लोग पैदल चलने पे, मतलब कि अगर वो उनके पास गाड़ी होगी तो शायद कैसे जाते होंगे, मतलब आप पैदल ठीक ढंग से नहीं चल सकते हैं। दूसरी बात कि अगर बदलाव लाना चाहते हैं ना तो ये क्षेत्र छोड़ के नहीं जाते हैं। इसी क्षेत्र में अगर काम किए होते तो इसी क्षेत्र से लड़ रहे होते। पार्टी कोई थी उससे मतलब नहीं है। क्षेत्र बदलने का मतलब ये है, कोई भी इंसान क्षेत्र तब बदलता है जब वो काम नहीं किए होता है, सिर्फ ढिंढोरा पीटता है कि मैंने काम किया। अगर काम किए होते तो वो यहाँ पर मौजूद हो गए, जनता के बीच में वोट मांग रहे होते हैं। पप्पू यादव ने कह दिया है, अगर मेरा विधायक कोई भी अपने क्षेत्र में काम नहीं करेगा तो 3 साल के अंदर उसको वापस ले जाएगा। शपथ पत्र दिया है उन्होंने, ये शपथ पत्र दिया है।
तो ये बताएं, पत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, ये बड़ी चीज़ है। हाई कोर्ट में फिट देना अपने प्रतिज्ञा पत्र को कि अगर कि मैं 3 साल के अंदर बिहार को नहीं बदल सका तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मेरा कोई भी विधायक किसी भी पार्टी से राजनीति नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये करने की क्षमता बता रहा है कि हम करके दिखाएंगे, बोल के नहीं। काम बोलेगा इंशाल्लाह। तेजस्वी यादव के कल ऊपर चप्पल फेंका गया, क्या लग रहा है कि ये स्टंट उनका है कि या ये दिव्यांग से चप्पल फेंकवाया गया? सर देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। क्यों नहीं बोलना चाहूँगा कि उन लोगों को विरासत में मिला है और हम लोग ज़मीन पर चलकर राजनीति कर रहे हैं। तो जो हेलीकॉप्टर से आएंगे उनको गरीब क्या इज्जत देगी, और जो पैदल चल के जाएंगे उनको गरीब क्या इज्जत देगी, वो आपके सामने आएगा। फिर देखिए, आपने जो पूछा, मैं तो मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने भी बहुत सारा कवर किया है। आपने देखा होगा कि हम लोग सराय हमीद गए थे, आपने देखा होगा हम लोग अम्माडी गए थे, आपने देखा होगा हम लोग घराड़ी गए थे, नया टोला गए थे, उसके बाद अकरहा बांध पर गए थे। मतलब जहाँ भी गए हम लोग, हथौड़ी बांध पे गए थे, जहाँ भी गए हैं मेरे कार्यकर्ता हम लोग मौजूद हैं, मौजूदगी के साथ और मतलब ईमानदारी के साथ उनके बीच में काम किया बाढ़ के अंदर में। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जनता मुझे भूलेगी और वो चाहेगी कि ऐसा ईमानदार और ऐसा कर्मठ सेवक, जहाँ कोई नहीं पहुँचा, जहाँ कोई नेता किसी पार्टी का नहीं पहुँचा, वहाँ नहीं कुछ रहते हुए जन अधिकार पार्टी के लोग पहुँचे, पप्पू यादव पहुँचे, मैं पहुँचा, मेरा कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। तो ये बड़ी बात है। वो लोग आशीर्वाद देंगे, घबराइए नहीं, वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक हायाघाट से सीट जीत रही है, इंशाल्लाह जीतेगी। क्या लग रहा है कि बीजेपी के नाम पर नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो इस वक्त मौजूदा हालात कोरोना को लेकर कर भी उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया है, एक तरफ वो रैली करने आ रहे हैं और एक तरफ दुर्गा पूजा को मतलब ठीक से अनुमति नहीं दी गई है, तो क्या लग रहा है इन सभी बातों पर? सर यही तो भेग है। एक तरफ देख लीजिए कि आप पूजा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है रैलियाँ हो रही है। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, भीड़ को हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अब कोई प्यार से आएगा हम उसको हम भगा नहीं सकते हैं। इसीलिए तो पप्पू यादव ने कहा था कि 3 महीने के बाद इलेक्शन हो। कहना चाह रहा हूँ, इलेक्शन क्यों हो रहा है? इलेक्शन 3 महीने के बाद क्यों नहीं? क्या ज़रूरी था कि अभी इलेक्शन हो जाए? वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही कि किसी तरह छोटी बेईमानी किया जाए, लोगों को अकल जो है ये नहीं है कि 3 महीने के अंदर और क्या होगा। 3 महीने के अंदर में ये रोज़गार ख़त्म होने जा रहा है, लोगों के पास रोज़गार मुहैया नहीं होगा, लोग के पास लोग खाने को मोहताज होंगे। तो लोग और ज़्यादा ये जो मजदूर यहाँ आए थे मजबूर होकर फिर प्लान करके भाई बाहर जा रहे हैं। जब आप यहाँ पर रोज़गार नहीं दे सके, कोई प्लान ही नहीं है आपके पास, अब प्लान है उस पर काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो कैसे होगा? इसलिए जो अभी जो इलेक्शन हो रहा है लोकतंत्र में, तो अब इसका हम विरोध नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है इलेक्शन में आना। लेकिन सच्चाई यही है कि इलेक्शन 3 महीने के बाद होता तो ज़्यादा बेहतर था। जो लोग सीट बदल इधर उधर किए हैं, उनको क्या लग रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको डर है या फिर क्या है? सर सीट वही लोग बदलते हैं जो अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। अगर अपने क्षेत्र में काम किए होंगे, अगर आप पढ़े होंगे, लिखे होंगे, तब ना एग्जाम में बैठिएगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं से बैक दरवाजे से आइएगा। तो यही है इनको, ये उनको जहाँ जहाँ ये लोग इलेक्शन अपना सीट बदले हैं, इन लोगों ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, इसीलिए सीट बदल के दूसरी जगह से जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पे उनको जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है। सोशल मीडिया का ज़माना, सबको मालूम है कि किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। कितने प्रतिशत अपनी जीत से विश्वस्त हैं? सर मैं 110% अल्लाह की जात से उम्मीद रखता हूँ। अपनी जनता पर भरोसा है कि वो मुझे यहाँ हायाघाट 84 विधानसभा से जन अधिकार पार्टी को जिता के भेजेगी। चूँकि भीम आर्मी हमारे साथ है, SDPI हमारे साथ है, प्रकाश अम्बेडकर हमारे साथ है, अंसारुल मुस्लिमीन अल अंसार जो है वो लोग हमारे साथ हैं। तो जीत तो इंशाल्लाह यकीनी होगी ना। अंतिम सवाल है कि जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? सिर्फ जनता से मैं सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग एक वोट करने ज़रूर जाएं 7 नवंबर को, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपके बीच रहा, जो आपके बीच में काम किया, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, आप उसको कभी निराश मत करें। क्योंकि आशा से ही एक आशा, छोटी सी आशा एक बहुत बड़ा दीप जला सकती है। आप लोग वोट करें और पप्पू यादव पर विश्वास करें, क्योंकि पप्पू यादव ने ये प्रतिज्ञा पत्र ये दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लोग तो 5 साल मांगते हैं, मैं सिर्फ 3 साल मांग रहा हूँ। 3 साल में हायाघाट बदलेगा और मेरे जिस्म का
खून का एक एक कतरा हाया घाट के वासियों के लिए समर्पित है और समर्पित रहेगा। आपके आने के बाद बदलेगा क्या, वो बता दीजिए। बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। बोल तो रहे हैं कि एक पल ऐसा नहीं होगा जब हम हाया घाट को बदलने के लिए हम कोशिश नहीं करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ डॉक्टर मुन्ना खान, जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार हैं हायाघाट विधानसभा से। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।